नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर। और हम आ गए ना फिर से वही सेलिब्रेशन लेकर के जो हम कर रहे हैं 1 मार्च से लेकर के 8 मार्च यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे तक। अब आप सोच रहे होंगे ना, जो लिसनर्स अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कि भाई 8 मार्च को है इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो आज कौन सी खास चीज़ हमें कस्तूरी बता रही है। तो भाई आप तो थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं 1 मार्च से दिन में 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक, जिसमें हमारे साथ जुड़ी हैं हमारे बीच की ही कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारा, उस पर काम किया और आज वो हमारे समाज के लिए है मिसाल। तो ऐसे ही 2 खास मेहमानों को आज मैं लेकर के आई हूँ आप सबके बीच, जिनसे हम करेंगे बातचीत और लेंगे उनसे बहुत सारे उनके लाइफ के अनुभव और क्या कर रही हैं वो हमारे समाज में महिलाओं के लिए, कैसे जो है आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की भूमिका को वो जो है प्रोत्साहित करके मुख्यधारा से जोड़ रही हैं। इन सब बातों पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आपको मैं बताऊं, इसमें और भी इस बातचीत में, इस कॉन्वर्सेशन में कुछ बहुत सारा नया और यूनिक निकल के आने वाला है। तो कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अब वक्त आ गया है हमारे जो मेहमान हैं ना आज के, उनसे इंट्रोड्यूस कराने का। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं आशा राय जी। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। उनके साथ जो है जुड़ी हैं एक मतलब अगर मैं कहूँ ना कि एक स्टाइल आइकन के तौर पे हमारे साथ मतलब उनके हेयर स्टाइल की मैं बात करूँ, उनके ड्रेसिंग सेंस के या ज्वेलरी सेंस की, भाई आप रेडियो से देख नहीं सुनते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बता दूं कि आज जो है हमारे साथ हमारी अगली मेहमान जो कि हैं प्रतिभा बाल्यान जी, वो कितनी स्मार्ट और कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, है ना। अब ये देखिए ना, हमारे साथ 2 मेहमान, एक इतनी सोबर सिंपल और एक इतनी स्टाइलिश, तो दोनों का कॉम्बिनेशन और दोनों एक साथ काम कर रही हैं। तो बस अब इनसे बातचीत का जो सिलसिला है ना, वो आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले आशा मैम, आपकी तरफ आऊँगी। और आप जो है वुमेन वेलफेयर के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही हैं अपनी संस्था से। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि आप कैसे अपनी संस्था से महिलाओं के लिए और न सिर्फ उनके सशक्तिकरण के लिए बल्कि उनके सार्वभौमिक विकास के लिए काम कर रही हैं। जी धन्यवाद। मैं एक्चुअली महिलाओं के लिए जो है वृद्धाश्रम में, और ये हम और हमारी प्यारी सहेली प्रतिभा जी हैं, इनके साथ मिलके हम लोग ये स्टिचिंग सेंटर चलाते हैं, जिसमें कि कई 5 या 6 हो गए हैं, जिसमें कि 20-25 लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। वो लोग को सिलाई सिखाते हैं। उनकी जो उनका सिला हुआ सामान है, उनको कुछ गिफ्ट होते हैं, कुछ एग्जीबिशन में करके उनको, मतलब उनको एक सहारा मिलता है कि घर से बाहर निकलें। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ काम करना तो एक अलग बात होती है, उनको प्रतिभा भी बहुत मतलब स्ट्रांग बनाना सिखाते हैं कि मतलब अपने बल पे हम किस तरह से, जो घर से निकलती भी नहीं है, वो घर से बाहर निकलना, उनका साथ में 10 लोगों से बात करना, अपने बारे में बताना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं एक तरह से। वैसे मेरा बेसिक जो ये, तो मैं अभी 3-4 साल से इसमें बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ महिलाओं के, उससे महिलाओं के काम करने के लिए साथ। इससे पहले मैं ब्लड डोनेशन के कैंप, मतलब मैं 2007 से एनजीओ चला रही हूँ। तो मेरा स्टार्टिंग में 6 साल तक मेरा ब्लड डोनेशन का कैंप्स वगैरह लगाना, मेडिकल कैंप्स लगाना, यही काम था। और अभी मैं 2011 से जाके मैंने फिर विभिन्न क्षेत्रों में काम करना शुरू किया। तो उसमें यह है कि बाल आश्रम में जाते हैं हम, ये स्लम एरियाज़ में सफाई कैसे करना है, कैसे साफ़ रहना है, हाइजीन, मतलब लेडीज़ के को भी, जो अभी आजकल हम अपने इसमें चला है मेंस्ट्रुएशन में, जिस तरह से लेडीज़ को नई जो बिल्कुल तमाम बीमारियों का सामना करना कैसे उनको हम तो उनको शिक्षा देना कि कैसे साफ रखना है आपको, किस तरह से आगे, तो इन सब चीज़ों पे करते रहे हैं। लेकिन बेसिकली अभी जो है स्टिचिंग पे ही ज़्यादा चल रहा है। तो देखिए कितना अच्छा आपने बताया ना कि आप सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए, उनके बीच में जाके भी काम करते हो आप लोग, जो है स्लम एरियाज़ में जाके उनको। और भाई देखिए, जब हम मलिन बस्ती की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पास के घर, पतले पतले रास्ते, नालियों के जो है पानी का ओवरफ्लो होना, और ये सारी चीजें बहुत देखा है, हम लोगों को दिखती हैं, इमेजिन हम कर लेते हैं।
और वहाँ पर जाके उनको ये बताना कि आपको साफ सुथरा अपनी सराउंडिंग्स को कैसे रखना है, ये मुझे लगता है बहुत सराहनीय कदम है। अब वो तो जैसे अब हम कह रहे हैं कि हमें शायद अब नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। जिस फैमिली से जैसे आप निकलते हैं, तो अब मेरे पेरेंट्स भी, अब जबकि मैं उनको आदर्श मानती थी कि बहुत, वो भी मना करते थे कि वहाँ जाओगी बीमारियाँ होती हैं ये वो। बल्कि मैं कोरोना में भी मैंने काफ़ी, मतलब मैं गई हूँ, कोई बीमार है उसके यहाँ भी गए, दवा भी देना है तो गए, पर ईश्वर ने वो रखा है कि कभी कुछ हुआ नहीं। तो सोचती हूँ कि हो सकता है कि समाज के लिए बनवाया था ईश्वर ने, तो हम नहीं हो। बिल्कुल मैम, अभी आपने जिक्र किया ना कोरोना जैसी महामारी का, तो किसी ने भी ये अपने सपने में भी नहीं कल्पना की थी कि इस तरीके का समय हमको देखने को मिलेगा जब पूरी दुनिया अपने घरों में बंद हो जाएगी, और एक ऐसे सूक्ष्म, अगर मैं कहूँ, एक ऐसा वायरस जिससे मतलब हम देख नहीं सकते खुली आंखों से, उससे जो है डर कर हम सब अपने अपने घरों में बंद हो जाएंगे। और देखिए ना, पशु पक्षी स्वच्छंद घूम रहे थे, है ना। और उस वक्त जब सब लोग अपने घरों में थे, तब जब लोगों को ज़रूरत थी, आप घर से बाहर निकल के, मलिन बस्ती में लोग जाने से डरते थे, क्योंकि स्लम एरियाज़ में, अगर हम मुंबई की बात करें, तो सबका ऐसा मानना था, और हम लोगों ने देखा भी कि जब मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, उसके बाद पूरी मुंबई को उसने अपने चपेट में ले लिया। तो उसके बाद जब भाई देखिए, अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो मानवता ने अपना असली स्वरूप तब दिखाया, क्योंकि लोग अपने घरों में ज़रूर बंद थे, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी स्तर पे लोगों की मदद कर रहा था। तो उन लोगों में, जिन लोगों ने सामने से खड़े होकर के ज़रूरतमंद लोगों की मदद की, उनमें भी आपका नाम आता है। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो कोविड वॉरियर के तौर पर भी आपने काम किया। तो ये बहुत अच्छी एक जो है आपने मैम मिसाल सबके सामने प्रस्तुत की। धन्यवाद। ये सब करवाते हैं ईश्वर, हमें लगता है कि, तो हमें डर नहीं लगता, नहीं, बिल्कुल नहीं लगता किसी चीज़ से। और जीवन और मृत्यु तो मैम सत्य है ना, कि अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी ही होगी। अभी तो मैं हंसती हूँ कि मेरी ये सब बहुत छोटे हैं, तो कोई बात होती है तो ये लोग कहते हैं हमने कि जितना जी चुकी हूँ, जितना मस्त जी चुकी हूँ, अभी ऐसा ना कि हर पल इसके आगे जो है वो बिना डरे खुश होके जीना है। क्या बात है, ये तो एक इंस्पिरेशन है। मुझे लगता है जो भी हमारे लिसनर्स इस वक्त हमें सुन रहे होंगे कि भाई देखिए, अटल जी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा मैं जी भर जिया, तो अगर उसकी हम बात करेंगे, इस कविता पर भी मैं लौटूंगी और आपको ज़रूर मैं सुनाऊंगी। लेकिन अभी जो है हमारी जो दूसरी मेहमान है प्रतिभा बाल्यान जी, अब आपकी तरफ रुख करूंगी और जानना चाहूंगी कि आप किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की भूमिका, जब अगर मेरी आपसे बातचीत अभी चल रही थी तो आपने जिक्र किया था तमाम जो है प्रशिक्षण, तमाम टेक्निक्स, तमाम तरीके जो नए, अगर मैं कहूँ, हालांकि हमारे सनातन धर्म में वो बहुत पुराने हैं, मंत्रों के जो है उच्चारण से हम तमाम जो है ऑरा क्रिएट करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं लोग इसको भूलते चले जा रहे हैं। आज के सिनेरियो में आप इतनी खूबसूरती से, इतने यूनिक तरीके से और निर्भीक तरीके से, अगर मैं कहूँ, जहाँ आज हम लोग अपनी एक सोशल इमेज पे बड़ा काम करते हैं, पीआर रखते हैं कि वो हमारी सोशल इमेज पे काम करेंगे, इन्वेस्टर समिट जैसी जगह पर जहाँ पर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स आए रहते हैं, वहाँ पर आप जा करके अपनी एक जगह आप बैठ करके आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं। ऐसे में जहाँ पर देश विदेश से इन्वेस्टर्स आए हैं, तो मैं ये बिल्कुल इस चीज़ पे मुझे विश्वास है कि जब वो वहाँ से गुजर रहे होंगे तो एक नज़र आप पर ज़रूर डालते होंगे। क्या होता है ना कि हम महिलाओं में सारा कॉन्फिडेंस तब थोड़ा सा वो हो जाता है, पीछे रह जाता है, या हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते जब बात आती है कि हम लोगों की नज़रों में आ जाएंगे, है ना, तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। लेकिन ऐसे में आप इतने टाइम से ये सारा काम कर रही हैं, आपका अनुभव जानना चाहेंगे कि क्या है, कैसा रहा अभी तक आप जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं उसका। बहुत बहुत आभार गूंज KGMU का, आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरा नाम प्रतिभा है, मैं वर्चस्व वेलफेयर संस्था के साथ कनेक्टेड हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करने का मौका मिला है। ये मेरा दिन है, हम महिलाओं का दिन है, नारी धुरी है घर की, परिवार की, सृष्टि की, और उस पर अगर हम बात करेंगे आत्मनिर्भरता की, हम प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में अगर देखते हैं, आज नहीं कल भी नारी आत्मनिर्भरता की एक कहानी हुआ करती थी, है और रहेगी।
वो बात अलग है कि मध्यकालीन युग में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी आईं कि जिसकी वजह से आगे आकर महिला सिर्फ पैसा कमाने में थोड़ा उन्होंने पीछे कदम रखा या रखवाया गया। लेकिन अगर परोक्ष रूप में तब भी समझे तो आत्मनिर्भर भारत की कहानी महिलाओं के कंधे पर ही थी, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष और अपना दायित्व पूरी तरह निभा रही थी। आज मुझे लगता है कि जो समाज आत्मनिर्भर होने की बात करता है उसका मकसद सिर्फ जीविकापार्जन, जेब में पैसे आने या घर में परिवार और समाज उस प्रदेश में पैसे कमाने में महिलाओं की भूमिका की बात करता है। हम उस पॉइंट पर भी बात करेंगे, लेकिन मेरे नज़रों में बहुत व्यापक अर्थ है आत्मनिर्भरता का। आत्मनिर्भर वो है कि जो मेंटली फिजिकली किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उसको अपनी खुशियाँ दूसरों में ना ढूंढनी पड़े, वो अपनी ज़रूरतों को दूसरों के साथ ऐसा निर्भरता कायम ना रखें, वो है आत्मनिर्भरता। और उसी की एक कोशिश है हमारी। हालांकि महिला होने के नाते और मैं एक्स बैंकर हूँ और एक लंबे समय तक मैंने आईसीसी जैसी नंबर 1 कंपनी में काम किया है जहाँ महिला पुरुष में कोई भेद नहीं होता, लेकिन ग्रेड 3 एंड अबव जाते जाते महिलाएं कम हो जाती है, क्योंकि ये हमारी सामाजिक संरचना है कि आपको शाम के समय बाहर रहना, बहुत पुरुषों में काम करना या मीटिंग्स अटेंड करना, अकेले फील्ड में जाना मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ से शुरुआत की। कंपनी का कल्चर ऐसा नहीं था कि जिसमें दोनों लोगों का कोई डिफरेंशिएशन हो, लेकिन वो कंपनी भी समाज में ही सरवाइव करती है। तो सामाजिक संरचना का जो प्रभाव कंपनी के ऊपर था, उसमें महिलाओं की भूमिका में वहाँ से शुरुआत की मैंने धीरे धीरे, और कोशिश किया कि महिलाओं को इतना सशक्त बनाएं, इतनी निर्भीक बनाएं कि वो आत्मनिर्भर हो सके और वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि उनके पेरेंट्स, उनके समाज, उनके आसपास के लोग उन पर निगाह न रखें, उन्हें समझाएं ना, बल्कि उनके ऊपर इतना विश्वास जताएं कि बेटी जा बाहर काम करके आ, जिस काम में तुमने अपना हुनर परखा है। वो एक कोशिश थी, कामयाब रहे काफी हद तक, लेकिन बहुत व्यापक रूप से नहीं हो सकती थी, क्योंकि प्राथमिकता नौकरी करना होता है। आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि जो उस समय काम कर रही थी और आज अपने अपने मुकाम पे न सिर्फ अपना बेहतर जीवन जी रही हैं, परिवार को बैलेंस करके जी रही हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उसके बाद शुरुआत हुई बैंक छोड़ने के बाद समाज सेवा में उतरने की, जो मेरा अपना सपना था, और मैंने वर्चस्व वेलफेयर सोसाइटी का एक लॉन्चिंग की और उसके साथ काम करना शुरू किया। वर्चस्व वेलफेयर संस्था निष्काम सेवा जो हर सामाजिक संस्था करती है, उसमें पहला उसका काम होता है जिस किसी भी बहुत जरूरतमंद की मदद करना। दूसरा काम होता है हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति मूल सनातन को। वैसे तो सभी धर्म अपनी अपनी जगह पर अपने एंसेंट कल्चर को प्रमोट करते हैं, लेकिन मैंने अपने जिंदगी का आधा शतक सनातन के साथ जिया है, तो मैं उसी को प्रभावशाली ढंग से लोगों तक पहुंचा सकती थी। मैंने उसको चुना। सनातन के मूल वैज्ञानिक आधारों को बहुत मॉडरेट तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की बालकों में, बच्चों में, और उसका बहुत सुंदर रूपांतरण स्टेज पर, ताकि बच्चे गर्व महसूस कर सके, पेरेंट्स गर्व महसूस कर सके, उसको हमने कोशिश की और उसमें हम कामयाब रहे। जिसमें आशा राय जी का, चूंकि आप हिंदी लेखन से हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल से हैं, सतत सहयोग रहा कि हम बच्चों को फोकस न्यूज जैसे चैनल पर मंत्रोच्चार करा के उनके साइंटिफिक तरीकों को बताकर उनको गौरवान्वित भी महसूस कराने में कामयाब रहे। क्या बात है मैम। अब यहाँ पे अगला सवाल भी आपसे ही करना चाहूँगी। आपने बताया कि हम लोग बच्चों को जो है इस टेक्निक से मॉडरेट करके जोड़ते हैं, तो ये जानना चाहूँगी कि आपका जो वर्चस्व वेलफेयर जो है वो कैसे बच्चों को मंत्रों के साथ, क्योंकि मेरा अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लूँ तो बच्चे इन चीज़ों से बड़ा भागते हैं। आजकल बच्चे ना बड़ा स्मार्टफोन पे, स्मार्ट टीवी पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, इन चीज़ों पे बड़ा वक्त देना पसंद करते हैं। अदर देन अगर घर में रुद्राभिषेक भी हो रहा होगा तो भाई उसमें तो पूरा परिवार बैठता है, तो ऐसे में 2-3 घंटे बैठते हैं तो बार बार पूछते हैं मम्मा हो गया, पापा हो गया। तो इस जनरेशन में, जो आज के हम कहें हाईटेक जनरेशन के बच्चों में, ये मंत्रों का संस्कार डालना और उसको मॉडरेट फॉर्म में स्टेज पे परफॉर्म करके प्राइज तक दिलवाना,
इसकी जो जर्नी है मैम, ये थोड़ी शेयर करिए। बिल्कुल कस्तूरी, बहुत सुंदर आपका ये सवाल है और जिज्ञासा भी है, लेकिन आज अगर हम इस पर चर्चा करने लगेंगे तो हम विमुख हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज हम एक महती बात करने आए हैं और ये जर्नी बहुत छोटी नहीं है। इसके लिए आपको एक दिन अलग से समय रखना पड़ेगा, जिससे हमारे लिसनर, हमारे बच्चे, पेरेंट्स समझ पाएं कि किस तरीके से उन बच्चों को आकर्षित करके प्रेरणा स्रोत के रूप में और एक प्रेरणा बनाने के लिए खड़ा किया जा सकता है। बस अभी मैं वर्चस्व की जानकारी दे रही थी, इसलिए बच्चों की बात जी की। जी। ये बताना चाहूँगी कि हमारी फरीदपुर बरेली में संस्कार शाला चलती है, जो हर संडे को फेसबुक के जरिए और एक लाइव कार्यक्रम देती है। संस्कारम हमारा लखनऊ में चलता है, उनके सारे लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक दिन फिर आपको हमें समय देना होगा जिस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल। अभी हम बात करते हैं कि हम हमारी संस्कृति से किस प्रकार महिलाओं में आत्मनिर्भरता की कहानी भरते हैं। जी। अगर हम बात भगवान राम की करें तो उससे बड़ा उदाहरण आत्मनिर्भरता का नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जंगल में राजा होने के बाद 14 साल किस तरीके से अपने जीवन यापन को संभाला और अगर आवश्यकता पड़ी तो पुल का निर्माण भी स्वयं में किया और युद्ध किया, वेपन्स तैयार किए, किस तरीके से अपने साथ लोगों को लेकर चले, एक लीडरशिप की फीलिंग थी। वो आत्मनिर्भरता न सिर्फ जीविका कमाने की है बल्कि एक लीडरशिप की भी कहानी कहती है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सुंदर तरीके से अयोध्या के थ्रू कह लीजिए या कैसे भी मुखरित होती है। तो उन्हीं संस्कृति और उन्हीं संस्कारों को हम आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करें, सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी, तो ये एक आत्मनिर्भर भारत की कहानी हमारी संस्कृति से जुड़ती। बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं में माँ शक्ति का रूप सब में विद्यमान है और हम सब के अंदर वो माँ शक्ति होती है। बस फर्क होता है इतना कि वो सुप्तावस्था में है कि जागृत अवस्था में। हम हमारी संस्कृति के जरिए, सनातन के वैदिक मंत्रोच्चार के जरिए अपनी माँ, बहन, बेटियों के अंदर छुपी हुई उस सुषुप्ता अवस्था की शक्ति को जागृत करने का काम करते हैं और हम सिर्फ एक माध्यम होते हैं, क्योंकि काम करने वाली माँ शक्ति शिव स्वयं होते हैं। हमारे मनीषी, हमारा सनातन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना वैज्ञानिक है कि अगर हम उसकी पूरी तरीके से उसके उद्देश्यों को, लक्ष्य को, उसके प्रोसेस को जान लेते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। और वही शक्ति जागृत होके जब महिलाओं में आती है तो आत्मनिर्भर जो समृद्धि देता है, जो रोजगार देता है, सिर्फ वो महिलाएं उस तक सीमित नहीं रह जाती, बियॉन्ड दैट जिसको कहते हैं कंप्लीट आत्मनिर्भर, तो वो होती हैं। इसके लिए एक दुर्गा सप्तशती की बीज मंत्रात्मक साधना हम प्रैक्टिस कराते हैं और उस अभ्यास के बाद महिलाओं के अंदर वाकई उस शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जिसमें साहस आता है, हिम्मत आती है, समृद्धि आती है, क्लैरिटी आती है और वो अपने जीवन के संकल्पों को संकल्पित करते हुए आगे बढ़ जाती है। वो एक अनुभव की बात है। उसके साथ साथ हम कोशिश ये करते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड पे वैचारिक रूप से महिलाओं को सुदृढ़ बनाएं, मनोबल उनका बढ़ाएं। हालांकि अगर हम जो परिप्रेक्ष्य में दिखता है, जिसे आत्मनिर्भर भारत की कहानी कही जाती है, जन शिक्षण संस्थान के साथ जुड़कर कुछ ऐसी सबल होती महिलाओं को, मैं निर्बल नहीं कहती महिलाओं को, कभी भी सबल होती महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं भारत सरकार की योजनाओं के साथ, कि जिससे उनके जो संबंधित हुनर हैं उसमें उन्हें कौशल आए और कौशल के बाद उनके जीविकोपार्जन के साधन बने। लेकिन इसके साथ साथ हमारा मकसद, संस्था का मकसद बिल्कुल अलग है, जिसमें मैं अकेली नहीं, हमारी पूरी टीम है। और गर्व की बात यह है कि सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, पुरुष भी साथ हैं। और विशेष बात यह है कि सामाजिक संस्था में, मेरी संस्था में हर आदमी वर्किंग है, प्री ऑक्युपाइड है, उसके बाद भी बहुत सशक्त होकर अपना 200% मिशन को देता है, जिसकी वजह से मिशन सक्सेस है। आत्मनिर्भर भारत में किसी भी महिला को अगर आवश्यकता है या थी या रही है और हमारी सराउंडिंग में वो आई, तो उसको हम रोजगार देने, उसको आगे बढ़ा के ले जाने, हिम्मत देने का काम करते चले आए हैं। 2020 में, मई 2020 में जब केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत की बात कही, मुझे भी लगा कि मुझे इसमें काम करना चाहिए। बैंकर होने के नाते मुझे लगा था कि मैं शायद बैंक की फिलॉसफी को पढ़ा के आत्मनिर्भर भारत बना पाऊंगी, लेकिन
वो तो बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे लोग सरकार के पास ऑलरेडी हैं। फिर समझ में आया कि नहीं, धरातल पे काम करना पड़ेगा। यदा कदा मैंने किया भी, लेकिन मुझे 2 साल की मशक्कत के बाद फंड्स की कहीं न कहीं आड़े स्थिति आती है। सामाजिक संस्था होने के कारण हमें एक ऐसी जगह की तलाश थी कि जहाँ पे हम 20-30 महिलाओं को इकट्ठा कर सके, वो हमें निःशुल्क मिले। हमें ऐसी जगह की तलाश थी कि जहाँ पर सबल महिलाएं, होती हुई सबल महिलाएं बिना किराया लगे एक जगह पर आ सकें। एक कोई इन्फ्लुएंसिव आदमी हमें मिल सके कि जो उन्हें मोटिवेट कर सके, हम वहाँ पर जा सके। ये तलाश हमारी ख़त्म हुई 2022 मई में, और हमने शुरू किया आशा जी के साथ मिलकर एक सिलाई का प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ पे हमारा प्रयास और अधिक और उन्नत और बेहतर होता चला गया। और वो प्रशिक्षण आगे बढ़ते बढ़ते हमें, जब कहते हैं ना कि आप संकल्प शक्ति स्ट्रॉन्ग होती है तो कायनात आपका साथ देती है, ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। हमारा परिचय हुआ जन शिक्षण संस्थान से, और जन शिक्षण संस्थान के प्रशिक्षण केंद्र ने हमारी संस्था को देखा, परखा, हमारे काम करने के ढंग को देखा, और जिस हम आज जगह पर बैठे हुए हैं श्री श्रद्धेय अटल बिहारी जी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में, उसी के अटल फाउंडेशन के सदस्य होने के नाते उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी की धर्मपत्नी नम्रता पाठक जी अटल फाउंडेशन की महिलाओं का संयोजन करती है, और हमारी एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा सहयोगी रही है महिलाओं के लिए। उन्होंने भी इस संस्था को प्यार दिया, और हर घर तिरंगा में पहली जो शुरुआत हुई, हमारी महिलाओं ने छप्पर में देश का गौरव सिला, वो उनकी पहली शुरुआत थी। उसके बाद जन शिक्षण संस्थान ने अपने प्रशिक्षण को हमारे साथ कनेक्ट करके हम आगे बढ़ते चले गए, और महिलाएं अब न सिर्फ हुनरमंद हैं, बल्कि उनमें चहुमुखी विकास की एक दौड़ है, एक साहस है। एक सेंटर के बाद दूसरा सेंटर, दूसरे सेंटर के बाद तीसरा सेंटर, और फॉर्चुनेटली हमें बड़ा आनंद आया काम करने का। तो हम कौशल विकास के साथ मिलकर उनके लगभग सभी सेंटर्स पे महिलाओं को मोटिवेट करने पहुंचते गए, और उनको जो काम की डिमांड थी, जो पहले से स्किल्ड थी, तो उनको काम दिलाते चले गए। हमारे कॉन्टेक्ट से काम उन लोगों को मिलता चला गया। ये उनकी सिर्फ जीविका को बेहतर करने का काम था। मैं इसे पूर्ण आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं का योगदान या पूर्ण आत्मनिर्भर महिला की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी महिला आत्मनिर्भर जब कहलाएगी कि जब उसको अपनी आत्म सुरक्षा, अपना मनोबल, अपने आप को संभालना, अपने परिवार को संभालना, विपरीत परिस्थितियों में समाज को भी संभालना आएगा, तब वो भारत की आत्मनिर्भर महिला कहलाएगी। उसके लिए प्रयास किए हमने। हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, सबल होती है। महिलाओं के साथ वैसे भी थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। गायनिक को रखा, हमारे साथ डॉक्टर वंदना साहू हैं, और कई डॉक्टर्स को हमने रखा साथ में, जो समय समय पर उनको कैल्शियम और आपके बहुत सारे ऐसे मिनरल्स की चीज़ें देते रहे, और उनकी समस्याओं को सुनते समझते रहे। एक खूबसूरत काम किया हमने उनके लिए, एक ओपन फोरम भी रखा। ओपन फोरम में हमने कहा कि सवाल आपके और जवाब हमारे। महिलाओं को लगा, क्योंकि 2-3 महीने के प्रशिक्षण के बाद वो काफ़ी अपने आप को बेहतर महसूस कर रही थी, उन्हें लगा कि वो पूछेंगे कि हमें रोज़गार कब मिलेगा, हम कब सर्टिफाइड होंगे, ऐसा ऐसा। लेकिन वहाँ हमने एक गेम खेला, क्योंकि हमारा लक्ष्य एकदम अलग था। वो गेम ये था कि जिस दिन वो महिला आई, हमने इकट्ठा हुई ओपन फोरम के लिए, हमने गायनिक को भी बुलाया, और साथ में उसी एरिया के पार्षद नेताओं को भी, पुरुष को बुलाया। अब पहली बार उन महिलाओं को किसी पुरुषों के बीच में अपनी गायनिक संबंधी समस्या सुनने में बड़ी तकलीफ या झिझक, घबराहट हो रही थी। लेकिन यही वो समय था जब उनमें परिवर्तन आ रहा था, और वो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को, अपनी बायोलॉजिकल सिस्टम को स्वीकार कर रही थी, और आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम बढ़ा रही थी। उसके बाद सुनने के बाद बात ओपन फोरम में यहाँ आई कि आप अपने सवाल करिए, और वो भी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेके। कांटो तो खून नहीं रहा महिलाओं के बीच, क्योंकि पुरुष भी थे, और वो नेता भी थे जो उनके अगल बगल के सोकोल्ड नेता होते हैं। बड़ा मुश्किल था उनके लिए, शायद बीपी भी बढ़ गया होगा, लेकिन अब तक हम कनेक्ट बना चुके थे। जो आप कहती है ना कि कैसे कनेक्ट बनाते हैं, घर कर चुके थे उनके दिलों में। अब उनको लग रहा था अब उनको छोड़ के हम जाएंगे तो भी मुश्किल होगा। हमने वही अपना एक
तीर फेंका उनकी ग्रोथ के लिए, जैसे हर टीचर करता है, कि अगर आपने अपनी व्यक्तिगत गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ओपनली डिस्कस नहीं किया तो आगे के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में जो भी उन्नति के पायदान है, हम उसमें आपका कोई योगदान नहीं देंगे। और कुछ फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड के बाद उसमें से 2-3 महिलाओं ने न सिर्फ अपने हेल्थ पर बात की बल्कि अपनी बेटियों की व्यक्तिगत समस्याओं पर भी खुलकर बात की। यही हमारी सफलता थी, क्योंकि मेरा मकसद उनकी हेल्थ पर बात या उनकी व्यक्तिगत समस्याओं पे बात करना नहीं था। अब मुझे लग रहा था कि ये महिलाएं नुक्कड़ पर खड़े होके अपनी बात कह सकती हैं, अब इन्हें सेल्फ डिफेंस की वो जरूरत नहीं है। अब वो अपने आप को सबके सामने रख सकती हैं कॉन्फिडेंस के साथ। ये बहुत अच्छी जो है आपने मैम बात यहाँ पे बताई। और अभी अटल जी का कई बार जिक्र हुआ ना, अभी आशा मैम ने भी कहा कि जो है मुझे लगा कि अब मैं बहुत अच्छे से जी भर जी चुकी हूँ, अब कुछ करते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी आपने कहा ना, तो अटल जी ने कुछ लाइनें कही थी, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरूं। वाकई इन 2 लाइनों में पूरे जीवन का सार सिमटा हुआ है कि मैं तो अपनी जिंदगी भरपूर। और अगर हम बात करते हैं अपने आइडियल की, अपने आदर्श की, तो अटल जी का जो जीवन है ना, निस्वार्थ भाव से उन्होंने जो देश को दिया है। और चाहे वो लेखनी का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी, उनका जो व्यक्तित्व है वो किसी पार्टी का मोहताज नहीं था। यही वो कारण है उनके जाने पर व्यक्ति चाहे कोई भी रहा हो, जिसने उन्हें ध्यान से उनकी बातों को सुना हो या उनकी कविताओं को पढ़ा हो या फिर कभी उनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिला हो, सबकी आंखें नम थी। यही कारण था। तो ऐसा व्यक्तित्व जब कोई उनको आदर्श मान के काम करता है, तो यकीन कीजिए अगर 10% भी उनके जीवन को आत्मसात करता है तो उसका जीवन पूर्ण रूप से 100% मैं कहती हूँ सफल हो जाता है। आशा जी आपकी तरफ आएंगे। और तो आशा जी, अभी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि आप ब्लड डोनेशन का काम आपने काफ़ी टाइम तक किया और अभी भी कर रही हैं। तो जानना चाहूँगी कि उसकी शुरुआत कब से हुई, क्योंकि आप भी वर्किंग रही हैं, आप नीटिंग का काम भी करती हैं, आप कविताएं भी लिखती हैं आप सोशल वेलफेयर में भी जुड़ी हुई हैं, आध्यात्म में भी आपकी पूरी रुचि है। एक मेरा पर्सनल सवाल है कि इतना सब महिला होते हुए, यानी घर परिवार भी हम लोग मैनेज करते हैं घर पे, कहीं पर भी, चाहे मैं यहाँ पे काम करती हूँ या आप सोसाइटी के लिए काम करती हैं, तो हमारा जो रोल होता है ना, 24 घंटे मुझे लगता है वो कम पड़ते हैं हमारे लिए हर चीज़ को मैनेज करने में। इतनी सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ऐसा कुछ अलग कर रहे हैं। बच्चे जब आपके बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी जिम्मेदारियाँ कम होती है, तो आप नेचुरल सी बात है कि आपके पास समय होता है। और मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ। दोनों बच्चे हमारे सेटल हैं। आपको बताया, एक दोनों आर्मी में, एक आर्मी में है, दूसरा दोहा कतर में है। दोनों ने इंजीनियरिंग की। तो उस समय तक, मतलब सही बात है, 10 से 5 जो मेरा जॉब का टाइम होता था, उस टाइम में ही मैं प्यार वर्क करती थी। तो उसी बीच में मैं सोशल वर्क भी करती थी। लेकिन अगर ये देखा जाए तो समय उस समय भी मैं ऐसी उस बीच में निकालती थी, घर आती थी, पूरा काम मैं स्वयं करती थी। क्योंकि उस टाइम ये था कि टाइम की प्रॉब्लम होती है कि सर्वेंट नहीं को आप रख नहीं सकते हो, क्योंकि फुल टाइम आप बाहर हो। तो एक आदत पड़ गई थी, काम कितना भी कर लो, कोई थकती नहीं हूँ, अभी भी नहीं थकती हूँ। और अब तो रिटायर हो चुकी हूँ। और आपने ब्लड डोनेशन की बात की, तो उसमें ये था ना कि रिटायरमेंट के बाद अब हम एज के अकॉर्डिंग अब हम ब्लड नहीं दे सकते। मुझे 28 टाइम मैंने ब्लड दिया है, जिसके लिए कि बहुत अवार्ड मिल, इतनी जगह लोग सोचते थे कि बहुत, जबकि मुझे नहीं लगा था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। पर जब ये लोग कहते अरे एक लेडी है और उन्होंने 28 बार दिया, मतलब वो थोड़ा सा लोगों के लिए बहुत। और फिर उसके बाद उसी धुन में आके मैंने बॉडी डोनेट भी कर दी। और आपने पूछा शायद वो कि कब से शुरू किया। एक्चुअली मेरे ऑफिस में थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, श्रीवास्तव कोई थे, उनकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम हुई, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको ब्लड की ज़रूरत थी। अच्छा, उस समय हमें ये भी नहीं पता था कि मतलब दर्द, और ये मतलब ये मालूम ही नहीं था कि ब्लड कैसे देते हैं। हमने बोला कि हम भी दे सकते हैं, तो वो गए, तो वो AB+ पॉजिटिव मेरा था, तो उन्होंने तुरंत किया। और दो यूनिट ली थी शायद, उन्होंने 2 बार लिया था, तो वो लड़की ठीक हो गई। तो मुझे लगा कि मतलब उस समय, क्योंकि मैं डरती बहुत थी ब्लड से, मेरे को मतलब ऐसा नहीं है हॉस्पिटल जाने से भी, अभी भी आज भी डरती हूँ, लेकिन ब्लड देने में मैंने कभी फिर डर नहीं आया मेरे अंदर।
और आज तक मैं हॉस्पिटल अपने लिए ट्रीटमेंट में कभी नहीं गई हूँ। सिर्फ दोनों बच्चे जब गए थे तब मतलब हुए हैं, बस उसी टाइम हॉस्पिटल गए। तो ये डर हमारा, जो इंजेक्शन तक का भी डर है मेरे को ऐसे आज की डेट में, लेकिन ब्लड देने समय बिल्कुल। तो जब मेरे को मना किया तो मैं बहुत दुख हुआ मेरे को कि यार ये हमारी एज ऐसी हो गई कि अब ब्लड देना नहीं है, तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसके बाद भी मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें 45 लोग हैं, तो किसी को ज़रूरत पड़ती है तो अगर अवेलेबल होता है तो वो बंदा जाके दे आता है। आपने अपने दोनों बेटों के बारे में आशा जी जिक्र किया, मैं जानना चाहूँगी, आपने बताया ना कि आपके यहाँ हाँ, बच्चे सेटल्ड हैं, बहुएं क्या करती हैं? मैं बोल रही, जब ये बोली ना कि मेरी बेटी ऐसी लगी तो थोड़ा सा लगता है मेरे को। बेटी नहीं है मेरे पास, 2 बेटे हैं, लेकिन अभी 2 बेटियां हैं। इस समय मैं मतलब 2 बेटियों की भी कमी हमारी पूरी हो चुकी है। तो बेटे मेरे दोनों ने इंजीनियरिंग की, दोनों में तो 3 साल का अंतर है, तो वो बिल्कुल साथ में ही दोनों बड़े हो गए। और मुझे सही बात है, वो पीरियड मैं नहीं याद कर पाती हूँ कि कैसे इतना सब टाइम। 12th तक मैं एक दिन भी, एक पल भी मैंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा है, दोनों लड़कों को। और उसके बाद जब ये हॉस्टल में गए, फिर धीरे धीरे फिर हमारा वहाँ जाना आना, दिल्ली से ही इन लोगों ने किया, तो हमारा आना जाना, तब मैं घर से बाहर निकलना शुरू किया, मेरा घूमना फिरना शुरू हुआ। और उसके बाद कब इन लोगों का शादी का टाइम आ गया, कब क्या हो गया, वो टाइम ऐसी स्पीड से बीता है कि मुझे अब लगता है कि मैं दादी भी बन चुकी हूँ, सब है। लेकिन मतलब वो समय बिल्कुल हमें ऐसे कहते हैं ना, जैसे हवा की तरह से कैसे पंख लगा के उड़ गया, पता ही नहीं चला। तो आज अब मेरे को लगता है मैं बिल्कुल कोई काम नहीं है, मतलब अब ओल्ड एज में कह लो चाहे कुछ कह लो, अब ऐसे वो जैसे इनका क्या है कि बहुत ज़्यादा खाने का आप सिंपली खाना खाएंगे ना, आप दिन भर तो आप किचन में नहीं लगाओगे। बच्चे थे तो दिन भर आप किचन में लगे, कभी ये भी बना दो, कभी ये भी बना दो। अभी बस ये है कि 2 बार चाय बननी है, 2 बार खाना बनना है, तो चल जाता है। और फिर अपने बाकी थोड़ा बहुत इतना टाइम बहुत रहता है, घर में जाके भी बहुत टाइम होता है। तो बहुएं भी आपकी वर्किंग हैं? बहुएं मेरी एक तो वर्किंग, अभी एक तो पायलट है, बड़ी बहू मेरी, बेटा विंग कमांडर है, और बहू पायलट। तो उसका भी रिटायरमेंट हुआ है, जो ये 10 ईयर के टर्न और उन लोग का हो जाता है, तो अभी उसका रिटायरमेंट हुआ है। और मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मतलब अब हम अपने आप क्या कहेंगे, 2 बेटी मेरी ऐसी होती ना, तारीफ तो मैं बहुत ज़्यादा अभी बता रही हूँ। बहुत ही दोनों में इतनी खासियत है, मतलब हमें जो भी चाहिए होता है, जैसे कहते हैं ना एक माँ को, वो सब दोनों बहुओं में है बहुत। तो शायद यही ताकत मेरी सबसे बड़ी है कि बच्चे बहुत खुश है। दूसरा बेटा मेरा दोहा में है, वो भी इंजीनियर है, मेट्रो में, एक मेट्रो में है, एक एयर इंडिया में है। तो दोनों का मतलब अगर देखा जाए तो दोनों का मिलाकर मतलब मेरी लाइफ में अब अभी इस समय कोई इच्छा ही नहीं है, अगर देखा जाए ना कि हमें आगे कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मैं कर रही हूँ ये बहुत दिल से कर रही हूँ, और बहुत ही शायद इसको मैं कभी मैं पहले बोलती थी, मैं तो तब बोल भी नहीं पाती हूँ, मतलब बातें बहुत कम करती थी मैं। लेकिन जब अपनी बातें बतानी होती है तो उसमें भी आधी बातें बता पाती हूँ। ये तो बच्चों के बारे में भी मैं बहुत शेयर नहीं करती थी। तो अभी आपने कहा कि हमने कहा कि वो, क्योंकि बच्चे भी जानते हैं कि ये हमारे कभी एक के बारे में बता दिया, दूसरे के बारे में नहीं बताया, तो दूसरे ने कहा कि आपने वो पायलट है, वो इंजीनियर, मतलब जैसे बच्चे होते ना, हम उनके बारे में बिल्कुल ही नहीं बात कर पाते हैं, लेकिन काम करने में बस जहाँ तक थे। नहीं देखिए, जब हम महिलाओं की बात करते हैं ना, तो कहीं कहीं हम महिलाएं खुद ही अपनी कुछ खूबियों को जो है नज़रअंदाज कर देती हैं, जान ही नहीं पाती हैं कि हाँ मेरे अंदर ये भी क्वालिटी है। जैसा कि अभी आपने बताया ना कि आप जब वर्किंग थी तो किसी ने बताया कि जो है किसी की बेटी को रक्त की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर आपने इनिशिएट किया, तो वहाँ से जो है आपका रक्तदान के प्रति आप जो देना चाहते थे समाज में, वो आप वहाँ से जागरूक हुए कि हाँ आपको भी रक्तदान, और भाई रक्तदान तो महादान है। अगर आप कुछ भी किसी के लिए करते हैं ना, ख़ास तौर से अब अगर हम हर रोज़ का एक आंकड़ा देखें तो लगभग हर रोज़ पता नहीं कितने लोगों को चोट लगती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, या किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के साथ वो जो है डायग्नोस होता है उनका। तो ऐसे में कई बार उनको रक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब ब्लड डोनेट करते हैं, देखिए स्वेच्छा से होता है, ये 3 महीने में एक बार करना होता है, और ऐसा कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल, ये मिथ है कि आपको कमज़ोरी होगी या कुछ होगा। देखिए हमारा जो शरीर है ना, वो एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा मैकेनिज्म है उसमें कि वो अगर कहीं कुछ लैक हो रहा है, अगर समस्या बहुत गंभीर नहीं है, तो वो उसको रिकवर कर लेता है, है ना। तो इसको ये समझिए कि आप बहुत कुछ अगर नहीं कर सकते हैं भाई, अगर आपको आर्थिक रूप से अगर आप कुछ किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, या आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप सामाजिक तौर पे भी समय देके काम कर सकें, तो मुझे लगता है कि अपनी समाज को कुछ देने के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए अगर आप जज्बा रखते हैं,
तो रक्तदान और ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा माध्यम है कि वो करके आप यकीन कीजिए, आप न जाने किस जिंदगी को, कितनी कीमती जिंदगी को, कीमती मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब हम जो है दुनिया में निवास कर रहे हैं ना, न जाने कितनी सारे लोग, कितने सारे पशु पक्षी सब हमारे साथ इसी धरा पर रह रहे हैं। तो ऐसे में जब बात मनुष्यों की आती है तो उन्हें प्रिविलेज्ड माना जाता है, इंसानों को, कि वो और जीव जंतुओं से अपर श्रेणी में है, यानी उनसे वर्गीकरण जब हुआ तो उन्हें ऊपर रखा गया। तो ऐसे में जब हमें मनुष्य का जीवन मिला है ना, तो कुछ न कुछ अपनी धरती को, अपने ईश्वर को और मानव समाज को, पशु पक्षियों को कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। पशु पक्षियों का देखिए जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी फरवरी में ही पारा कितना ऊपर जाने लगा है। तो अगर आपके घर के बाहर आप गाय के लिए, या आपके मोहल्ले में जो भी सड़क पे कुत्ते घूम रहे होते हैं, या फिर जो है चिड़िया वगैरह जो है पानी पीने के लिए गर्मी के साथ साथ जो है, पारे के साथ साथ गर्मी बढ़ती तो उन्हें भी प्यास हमारे जैसी ही लगती है। तो उनके लिए हमें अपने घर के बाहर पेयजल की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए, और करना कुछ ज़्यादा नहीं है। छोटा सा बर्तन भाई मिट्टी का अगर लेंगे तो बहुत सुंदर है, क्योंकि मिट्टी जो है ना प्राकृतिक रूप से टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है। तो आपको करना क्या है कि मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा पानी रख देना है, और जब भी चिड़िया को ज़रूरत पड़ेगी ना, वो नीचे आ करके अपनी प्यास बुझा लेगी। तो ये छोटा छोटा जो जेस्चर है ना, जो हम लोग करते हैं, जिसकी कोशिश कर सकते हैं, तो ये करना ही कुछ जो हमको मिला है ना वो वापस देने के लिए, भले उसका प्रतिशत बहुत छोटा होगा, लेकिन कम से कम हमें ये तो याद रहेगा ना, एक वक्त के बाद जब हम खाली हो जाएंगे, जब जीवन में सब कुछ अपनी जगह पर पहुंच जाएगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा, तो जब हम सोचेंगे ना कि जब हम लगभग इस सन की बात है, जब हम चिड़िया के लिए दाने का इंतज़ाम करते थे, तो एक चिड़िया आती थी रोज़ ऐसे, तो कुछ हम अच्छी मेमोरीज बनाते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें सिर्फ अपने लिए जीवन नहीं जीना है, सभी के लिए थोड़ा थोड़ा जीना है, अगर आप ज़्यादा नहीं जी सकते। प्रतिभा जी, अब आपकी तरफ आऊँगी बात करने के लिए कि अभी जैसे आपने बताया ना कि आप मंत्रोच्चारण से जो है इसको भी एक प्रशिक्षण का और आत्मनिर्भर भारत में इसका बड़ा महत्वपूर्ण जो है आप भूमिका समझती हैं, तो इस पर जरा विस्तृत चर्चा करते हैं। दरअसल सेलेस्टियल साउंड होते हैं हमारे सनातन में। मंत्र या कोई भी, जैसे हनुमान चालीसा के कुछ पद होते हैं, या श्री रामचरितमानस की चौपाई होती है, उन सब के पीछे मात्र भाव ही नहीं होता, उन शब्दों के पीछे वैज्ञानिक, उन साउंड्स के पीछे वैज्ञानिक कारण है, और वो किस तरीके से हमारे एनर्जी मेरिडियंस पे काम करते हैं, जिन्हें हम योगा की भाषा में चक्रास कहते हैं, अध्यात्म की भाषा में। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल अपने सिस्टम के बारे में बात करें तो वो तंत्रिका तंत्र, प्रजन तंत्र, स्वतंत्र श्वसन तंत्र इस तरीके से काम करते हैं। होता क्या है कि हमारे साइकोसोमेटिक सेंसेस या डिजीज़ तब आती हैं हमारे बॉडी में, या वो डिसबैलेंस जब होती हैं, क्योंकि हर ऑर्गन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड होता है। जब वो फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा हो जाती है तभी डिस्टर्बेंस आता है। और अगर वो फ्रीक्वेंसी बैलेंस रहे तो हम हेल्दी होंगे, मेंटली, फिजिकली। अगर हम हेल्दी होंगे तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण करता है, वास करता है, और अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम बेहतर काम कर पाएंगे, तो आत्मनिर्भर भारत तो स्वतः ही होगा ना। बिल्कुल। तो हम इसे किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के जो साउंड्स हैं, जो मंत्रों का सेलेस्टियल साउंड्स बाहर आता है निकल के, फिजिक्स में E=mc² की जो आपकी तरंगे बाहर आती हैं यूनिवर्स में, वो 1000 गुना वापस आपके ऊपर काम करती हैं। जिस जगह पर ये मंत्रोच्चार हो रहा होता है उस जगह की एनर्जी बढ़ जाती है। वहाँ की सराउंडिंग में पशु पक्षी, चर और अचर दोनों, यानी कि ज़मीन, आपका सराउंडिंग की जितनी सारी चीज़ें हैं, उनमें भी एक विद्युत तरंगों का प्रवाह होता है, ताकि वहाँ आने वाले लोगों के बीच में एक सकारात्मक और एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे वो अपने काम में उन्मुक्त होते हैं। बात अगर हम साहस की करते हैं तो मैं महिलाओं के लिए, चूँकि ये नारी सशक्तिकरण विशेष कार्यक्रम है हमारा,
मेरी माँ ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई थी। बचपन में अगर कभी डर लगा तो उन्होंने बोला सप्तशती पढ़ो। बीज मंत्रात्मक साधना तो हमने अपने जीवन में अभी कुछ साल पहले सीखी है डॉक्टर अवधूत शिवानंद से, जो शिवयोग धर्मा को फॉलो करते हैं। और मैं बहुत आभारी हूँ कि हमें जीवन में ऐसे मनीषी अभी भी मिले, इस समय भी मिले कि हम ये सीख कर और अपने संस्कृति को पल्लवित और पोषित करने का काम कर रहे हैं। पर बचपन में माँ ने सिखाया था सप्तशती का पाठ करना, और एक ही भावना जागृत की थी जब सुबह 5 बजे भोर में, मैं छोटे टाउन से हूँ, मैथमेटिक्स का ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना था। तो मैंने बोला 5 बजे जनवरी में मुझे डर लगता है। तो मेरी माँ ने बहुत तेज धड़ाक मुझे लगाया मुँह पे। उन्होंने बोला डर किस बात का? मैंने बोला एक पागल आदमी, एक कुत्ता होता है और लड़के भी होते हैं। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, उनमें इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन तुम उनसे क्या कहलवा सकती हो, और अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया तो तुम मेरी औलाद नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति निहित है कि जंगल में सबसे हिंसक शेर होता है, और शेर की सवारी करके माँ भगवती पूरे में राज करती है, विचरण करती है। आपके अंदर वो अदम्य शक्ति, अदम्य साहस है, उसे जागृत करो। तो वो डर तो लगता था, लेकिन जैसे ही रास्ते में चलते थे तो बस भगवती याद आती थी। जाने सबकॉन्शियसली कब माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, और मुझे अपनी ज़िंदगी में आज तक याद है, मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। मैंने बैंक में भी बच्चों को, बेटियों को स्पेशली यही बात सिखाई, दुर्घटना पुरुष और स्त्री किसी के भी साथ हो सकती, लेकिन वो दुर्घटना है। लेकिन महिलाओं को कोई उपहास कर ले, उन्हें कोई वस्तु समझ ले, उनके साथ कोई परिहास कर ले, ये हिम्मत हमने अगले को दी कहाँ से? हमें अपने अंदर वो ऊर्जा पैदा करनी होती है कि हमें छूने का तो दूर, हमारे बारे में सोचने का दुस्साहस कोई ना कर सके। ये शक्ति जागृत की जाती है महिलाओं में अपने सनातन के जरिए, अपने वैदिक मंत्रोच्चार के जरिए, और जिसकी लगातार कोशिश है, जिसकी हमारे आत्मनिर्भर भारत में भी महती भूमिका है। दूसरी, जब आप बात कर रहे थे, हम संकल्पित थे वैश्विक, हमारे यहाँ अभी यूपी इन्वेस्टर मीट हुई, वैश्विक निवेशक आए। हमारे वर्चस्व वेलफेयर संस्था जो कि संस्कृति पे काम करती है और उसको बहुत अपने उत्तर प्रदेश को, अपने भारत को विश्व गुरु बनाने का एक उसने सुंदर संकल्प लिया हुआ है। उसी संकल्प के तहत नैमिष की पवित्र भूमि में वेद व्यास के पास हनुमान जी को संकल्पित करते हुए, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को संकल्पित करते हुए सप्तशती का पाठ किया। और इस भावना से किया गया कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो निवेशक आ रहे हैं, ये हमारी संस्था का छोटा सा प्रयास था, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से मेरी संस्था जाकर उन इन्वेस्टर्स को कुछ भी मैनेज नहीं कर सकती थी। मैं परोक्ष रूप से अपने उत्तर प्रदेश में उस ऊर्जा को बढ़ा सकती हूँ, उनको, निवेशकों को आकर्षित कर सकती हूँ। वो हमने किया। वहाँ सप्तशती का पाठ रखा और वेद व्यास गद्दी पर प्रार्थना की। उसके बाद लगातार जब इन्वेस्टर मीट में जाने का मौका मिला संस्था को, तो मैं और आशा जी वहाँ पर भी माँ भगवती का प्रादुर्भाव किया और हमने शक्ति की उपासना की, दुर्गा सप्तशती की। लगातार अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह उस पांडाल में था जहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर मीट रखी गई थी। उसके अलावा हमारी संस्था के सभी लोगों को जाने को नहीं मिला। हमारे उस संस्कृति के धरोहर के जो पताका लेकर चल रहे सब लोगों को इनविटेशन नहीं था, नहीं जा सकते थे। पर कोई बात नहीं, हमने अपने घर पे 30 लोगों को इकट्ठा करके पुनः उन सारे इन्वेस्टर्स को, अपने यहाँ लखनऊ में आए हुए लोगों को अपने उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आग्रह किया, परोक्ष रूप से बिल्कुल। और ये हमारी सफलता रही। दूसरे, हमारे जो महिलाएं, सबल होती महिलाएं जब सिलाई करती हैं, हम उनको भाव भी देते हैं, हम कॉन्सेप्ट देते हैं। हमने कॉन्सेप्ट दिया श्री समूह, ह्रीम समूह, मुर्मू समूह। हमारा ये जो आत्मनिर्भर भारत समूह है, ये माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को समर्पित है, क्योंकि जिस दिन इसका निर्माण हुआ था
जुलाई में, और हम घर से इसके उद्घाटन के लिए निकल रहे थे तो टीवी में मैंने सुना कि आज माननीय शपथ लेंगी। मुझे नहीं पता था कि मैडम ने कहाँ पढ़ाई की होगी, किस संघर्ष में वो जी होंगी, मुझे उनकी कहानी के बारे में बहुत नहीं पता था। मैं निकल गई और जो स्क्रिप्ट मेरे पास लिखी थी मैंने उसको पूरे रास्ते में बदल दिया। जब मैं वहाँ खड़ी हुई तो मैंने उन्हें बोला, मुझे नहीं पता महामना ने कहाँ पढ़ा है, लेकिन रंग भेद जाति रूप दूर सुदूर शिक्षा गरीब अमीर सारे संघर्षों को पार करके अगर आदिवासी महिला भारत के सर्वोच्च शिखर पर हो सकती है तो आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहने वाली महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल वो दिन और आज का दिन उन महिलाओं ने ठाना और कर दिखाया। उसकी सफल कहानी ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने सुना और रख दिया गया, प्रयास किए गए लेकिन वो भी संकल्पित हो गई और महामना जी को समर्पित है ये स्नेह और ये सशक्तिकरण की मिसाल। उन महिलाओं ने अपने घरों से दूर आशियाना में लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव के भव्य मंच पर, जहां पे 80% लोग पढ़े लिखे लोग जाकर बोल नहीं पाते, आदरणीय महामना द्रौपदी मुर्मू जी को समर्पित हम होंगे कामयाब की प्रस्तुति दी और सर्टिफिकेट पाए। ये सफलता आशा जी साक्षी हैं उस कार्यक्रम की। वाकई ये बहुत सुंदर प्रयास था। दूसरे उन्हीं महिलाओं द्वारा सिली हुई श्री पोटली, श्री समृद्धि, ये भावना हमने उनके अंदर जागृत की कि आप समृद्ध होंगे तो उत्तर प्रदेश में समृद्धि आएगी और आपका भी लाभ होगा। उन्होंने उस भावना के साथ श्री पोटली सिली और वो श्री पोटली हमने उन नेताओं को मोमेंटो के रूप में दी, एक आदर के रूप में दी कि जो इन्वेस्टर मीट में डायरेक्ट दखल कर सकते हैं, उनको आकर्षित कर सकते हैं ताकि उनके मनोभाव पे भी उस चीज का प्रभाव पड़े कि मेरे उत्तर प्रदेश में श्री आना निश्चित है और उसमें इन महिलाओं का मातृशक्तियों का योगदान है। उस कार्यक्रम को हमारी महापौर, निवर्तमान महापौर संयुक्ता भाटिया जी ने सराहा और उसे भरपूर सहयोग दिया। क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात। अब आपसे जानना चाहूंगी प्रतिभा जी की चूंकि अभी इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली, उसमें भी एक छोटे से बच्चे के, हम कहते हैं ना कि धर्म की अधर्म पर विजय हुई, उसी पर हम जो है ये होलिका दहन करके फिर होली का पर्व मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ। तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक संदेश है अच्छे कृत्य का। अब चूंकि होली की बात हुई है तो आपसे जानना चाहूँगी कि होली की जब हम बात करते हैं तो एक अलग सी मुस्कुराहट, तमाम जीवन की जो है स्मृतियाँ हम सब के चेहरे पर जो है उस मुस्कुराहट से, भाई हमारे लिसनर्स देख नहीं सकते हैं पर मैं ये बता दूं कि हमारे साथ अभी 2 हमारे मेहमान बैठे हुए हैं और जब मैंने होली की बात कही ना तो जितनी मुस्कुराहट अभी मुझे दिख रही थी उससे ज़्यादा मुझे उनके चेहरे पे नज़र आ रही हैं। तो अब थोड़ा सा स्मृतियों पे बात करते हैं कि भाई होली की स्मृतियाँ तो यूँ तो सबके जीवन में बड़ी खास होती हैं, किसी की पहली, किसी की दूसरी, किसी की चाहे विवाह से पहले की रही हो या बाद की। तो प्रतिभा जी आपके और आशा जी आपके जो है होली के जो अनुभव रहे हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कैसी और अब तक की सबसे यादगार होली कौन सी रही। आशा जी आपसे चाहूंगी कि पहले आप, क्योंकि आपका अनुभव प्रतिभा जी से ज्यादा है तो मुझे लगता है कि आपको पहले मौका मिलना चाहिए अपने अनुभव रखने का। अब वो भैया ना इतनी वो बना रखी है इमेज की, सीधे इतने हैं कि होली नहीं खेलते थे पहले। वाकई मेरे को मतलब जैसे होता था कि होली के नाम पे मतलब मैं नहीं खेलना है बिल्कुल, लेकिन हम 12th के बाद हमेशा, हाँ पहली बार मैंने, क्योंकि डरती मैं बहुत ज़्यादा थी, बहुत मम्मी पापा के साथ जब तक रही बहुत डरती थी। तो पहली होली हमें इंदिरा नगर में ही हुई थी। तो मतलब पार्क में जाकर हमने जो पहली बार मतलब इतनी हरकत की होगी, मैंने 3 लेडीज़ को पूरा मतलब जब खेला तो मतलब बिल्कुल हमारे बगल में जो 2-3 लोग थे, टब एक बहुत बड़ा सा हो गया और 3 लेडीज़ को मैंने उसमें जो है मतलब कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ये आशा ये हरकत कर सकती है। और उसके बाद वो पहली होली थी जब मेरी शुरुआत हुई है और उसके बाद से मैं लगातार मतलब फिर तो पीछे नहीं, जैसे तो मतलब बिल्कुल खतरनाक होली खेलने का शौक है। जब नहीं शौक भी रहा वो अभी तक भी है, बस उसी दिन सीधे नहीं रहते हैं। होली खेलना बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। तो भाई देखिए तीज त्योहार का जो रंग होता है ना, और खासतौर से जब होली की बात करते हैं तो ये वो वक्त होता है जब या तो बच्चों के एग्जाम खत्म हो चुके होते हैं या फिर बीच में पढ़ रहे होते हैं बोर्ड्स में। हालांकि अगर हम अभी कुछ वर्षों पे अगर हम प्रकाश डालें तो परीक्षा मुझे लगता है बच्चों के होली के पर्व को ध्यान में रख के ही उसके पहले समाप्त कर दी जाती है।
ख़त्म हो जाती है, ताकि बच्चे भरपूर। मुझे याद है कि जब मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था तो होली बीच में पड़ी थी, डरते डरते बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने होली खेली कि घर में भी सबने कहा कि नहीं ज़्यादा नहीं भीगना है, बीमार पड़ जाओगे, बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो अब ये अच्छा है कि आज की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे खेल सकते हैं होली, बोर्ड्स की परीक्षा खत्म हो चुकी है। आप कुछ कहना हाँ, मैं चाहेंगे? एक छोटी सी बात, छोटी सी क्या, अभी तो बहुत बड़ी सी बात है, हमें तो अभी ये बताया ही नहीं। मधुबन तो अभी मैं इसलिए अभी कतर नहीं जा रही थी, 23 को जाना है मुझे, बाहर जा रही हूँ 2 महीने के लिए। तो मैंने कहा कि इससे बोला कि सबसे पहले और कुछ नहीं करते हैं। तो अभी आपने जिक्र किया मधुबन का, जी। तो ये मधुबन, ऐसे तो आमतौर पे हम सभी जानते हैं कि मधुबन क्या है। वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने रास किया, सारी चीज़ें हुई, गोपियों के साथ नृत्य किया तमाम। लेकिन लखनऊ का मधुबन जिसका जिक्र आप बार बार कर रही हैं, ये मधुबन क्या ये है? लखनऊ का मधुबन मेरे घर का टेरिस है। क्या बात है। और ये हम लोगों ने बातों बातों में तीसरा साल हो रहा होगा, बातों बातों में हम लोगों ने कहा कि यार कृष्ण भगवान का हम लोग कुछ ऐसे करेंगे कि सब लोग इकट्ठा हुआ करें। और पहली बार में हम लोग 20-25 लोग इकट्ठा हुए, और उस दिन जैसे किटी पार्टी वगैरह होती उस टाइप का, कि मतलब आप पूरा ड्रेस सारी निकलती है ये, तो हम लोगों ने इसमें ऐसा किया कि ड्रेस कोड की खूब तैयार होके आओ, एकदम राधिका बन के आओ, सबके सब, कोई राधिका बनो, कोई गोपी बनो, जो बन के और तैयार होकर, और उसका जो लुक बनाया है छत का, टेरिस का, उसमें ऐसा मतलब आपको फील आएगा कि चारों तरफ हरियाली, और कान्हा का वो बना हुआ है कटआउट, उसका कान्हा जी का बना हुआ है, वो लगा देते हैं। एस्कॉन के गुरुजी आते हैं, वो मृदंग बजाते हैं, और उसके बाद हम लोग पहले भजन से शुरू करते हैं, और उसके बाद सारी लेडीज़ का जो शौक़ है डांस करना, खुद भी भजन करना, गाना, ये सब उस पर चलता है। और उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता खाना प्रसाद की तरह से करके, तो वो इतना अच्छा लगा कि उसमें धीरे धीरे हम लोग बहुत ही लोग जुड़ते जा रहे हैं। मतलब मधुबन तो नाम से ही था, वो फीलिंग ही उस छत की मधुबनी वाली हो गई है कि मतलब वहाँ पर तो जो है, मतलब लखनऊ का जो मधुबन है, मेरे लिसनर्स इस वक्त जो हैं बहुत एक्साइटेड होंगे, तो भाई परेशान बिल्कुल नहीं होइए। आप आ हम सकते हैं। आपको जो है मधुबन का जो भी आप फील लेना चाहते हैं ना, जो आप देखना चाहते हैं, हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको भेजेंगे, हम शेयर करेंगे। और आप लखनऊ का जो मधुबन है ना, आप आशा जी के घर बेशक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब हैंडल्स पर आप उस मधुबन की छवि ज़रूर देख पाएंगे, और अपने आप को मैं यकीनन कह सकती हूँ कि मंत्रमुग्ध होने से रोक नहीं पाएंगे। तो बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और अगला जो है मैं अब रुख करना चाहूँगी आगे प्रतिभा जी की तरफ कि आपकी होली की बेस्ट मेमोरी कौन सी है? हाँ, मेरी तो हर होली बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैं 200% जीवन जीती हूँ। ईश्वर ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, तो मेरा परिवार बहुत अच्छा है। और कहते हैं ना कि रसिया के साथ होती है होली, तो मेरा रसिया है मन बसिया। मैं खूब खेलती हूँ उसके साथ होली। मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरे साथी, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, हम सब मस्ती से होली खेलते। हर अगली होली पहले वाली से ज़्यादा यादगार बन जाती है। क्या बात है। लेकिन खास होली की बात अगर मैं करूं, तो अभी की होली जो होने वाली है, उसके रिलेटेड एक मेमोरी मुझे बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। हुआ यूं कि हमारी आत्मनिर्भर भारत की सबल होती महिलाओं को माननीय आनंदीबेन जी ने उद्यान निदेशालय में, गवर्नर हाउस में पुष्प प्रदर्शनी में उनके प्रोडक्ट को बनाए हुए प्रोडक्ट को बेचने का मौका दिया। वहाँ हमें क्लिक किया होली का एक कॉन्सेप्ट, और हमने अपनी उन सबल होती महिलाओं से बालिकाओं के वस्त्र बनवाए। वो हिरीम समूह की महिलाएं थी। जो वो कपड़े बने वो होली के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए थे। तो वो एक होली के जो कपड़े बने और जो लोगों ने पसंद किया, वो सबसे ज्यादा छोटे छोटे बेटियों के जो लहंगे हैं, जिनके ऊपर होली के रंग बिखरे हुए हैं, कलरफुल कपड़ों से बने हुए हैं, लेकिन उनके पीछे एक डिफरेंट मनोभाव भी है, एक सोच है, एक साहस है, और वो उन महिलाओं का है जिन्होंने बनाया है, उनको सिला है उनको। और इस सोच के साथ कि जब ये हमारी बेटियां ये साहस पहने, तो कोई दुस्साहसी उनके बारे में दुस्साहस भरी सोच ना रख सके। तो ये एक फीलिंग, ये जबरदस्त होली की फीलिंग है। और अक्सर होली में कुछ चीजें घटित भी होती है, उसी हुड़दंग से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो साहस देने के लिए ये होली मेरे लिए इसलिए थोड़ी ज्यादा यादगार है। बल्कि मैं दर्शकों को चाहूंगी कि अगर हमारे पेज पर वो देखना चाहें, तो बेटियों के लिए होली का वो साहस
आपने लिए भी ले जा सकते हैं। तो चलिए रुक करते हैं प्रतिभा जी आपकी तरफ और आपसे जो है जानना चाहेंगे कि अभी तो खैर होली की स्मृतियों पे हमने बात कर ली और भी तमाम चीज़ें, भाई चलते चलते हमारे लिसनर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो आत्मनिर्भर भारत की भूमिका में सफल होती महिलाओं का अपना एक पताका सफलता की लहराने का चांस उन्हें मिला है, तो 2 शब्दों में उनकी भाषा में मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारी महिलाएं जो अधिकतर प्रशिक्षित हुई हैं वो सिलाई में हुई हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं असिस्टेंट टेलर है, दर्जी हैं। तो ना सिर्फ वो एक दर्जी हैं बल्कि उन्होंने जिंदगी को जीना सीख लिया है। इस तरीके से वो चैलेंज कर रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि वक्त के थपेड़ों से अगर आपकी जिंदगी के फलसफों की तुरपन उधड़ जाए तो बेखौफ हमारे पास चले आइएगा, हम हौसले की दर्जी है, मुफ्त में रफू करते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। हाँ, उसके बाद मैं अगर सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं की, नारी सशक्तिकरण की, अब शायद वो वक्त आ गया है कि महिलाओं को उन सारी आवश्यकता नहीं है बराबरी का दर्जा देने की, बराबरी में रखने की। पहले वो खुद से बराबर थी, इनफैक्ट अग्रणीय थी। वो उनकी अपनी एक विनम्रता है कि वो हमेशा शक्ति शिव को आगे रखती है। लेकिन मध्यकालीन भारत का जो भी युग बीता, उसके बाद अभी भी जो हमारे सरकार के और सामाजिक संगठनों के प्रयास हैं, उससे महिला काफी हद तक आगे आ चुकी है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस कविता को सुनना अब हमारी नारियां पसंद नहीं करती, बल्कि अब वो खुद से इतनी सशक्त है और आपको ललकार कर कह रही हैं कि रण छिड़ चुका है, जंग का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्माभूत अब मलेंगी बेटियां। रण छिड़ चुका है, जंग का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्माभूत अब मलेंगी बेटियां। और रिपु विनाशकारिणी प्रचंड मुंड खंडनी, माँ कालिके के रूप में ढलेंगी बेटियां, माँ कालिके के रूप में ढलेंगी बेटियां। क्या बात है। और इतना खूबसूरत मैसेज आपने जो है इन चंद लाइनों से दिया है हमारे लिसनर्स को, यकीनन वो उससे लाभान्वित होंगे। और आशा जी, आप चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? बस सभी महिलाओं को यही कहेंगे कि आप अपना कर्म अच्छी तरीके से करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी पार हो जाती है, अच्छी पार हो जाती। क्या बात है, कितना सिंपल और मैं अगर कहूँ तो प्रैक्टिकल ये जो है आपने संदेश दिया। और प्रतिभा जी, चूँकि मैंने आशा मैम के फेवरेट सॉन्ग को तो है अपने लिसनर्स को सुना दिया है, अब चूँकि रेडियो KGMU गूंजना आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, आपके मनोरंजन का ध्यान रखता है, साथ ही साथ वो आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करता है। लेकिन भाई सारी बातें तो हमने कर ली, महिला सशक्तिकरण की बात कर ली, लेकिन अब चूँकि आपकी अगर मैं बात करूँ तो आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगी हमारे रेडियो के माध्यम से? अगर आप सशक्तिकरण की बात करें तो कोमल हूँ, कमजोर नहीं मैं, शक्ति का नाम ही नारी है। चलिए फिर, बहुत ही खूबसूरत आपने जो दोनों जो है गीत हमें अपने ऑप्शन भी देखिए। ये होता है प्रोफेशनल वे में अपनी फरमाइश देना कि अगर एक नहीं तो चलो ये वाला भी मेरा फेवरेट है। और बस तो ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ रेडियो KGMU गूंज के साथ, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे, नहीं वुमेंस वीक। क्योंकि रेडियो KGMU गूंज ये मानता है ना कि सिर्फ एक दिन मना करके हम महिलाओं को याद नहीं कर सकते, उन्हें मान सम्मान सिर्फ एक दिन में नहीं दे सकते, बल्कि हर दिन, हर क्षण, हर घंटा, हर मिनट उनके सम्मान को अगर हम बना के रखना चाहते हैं तो वो हमें खुद करना होगा। और हर वक्त हमें ये प्रयास करना होगा, अगर हम सड़क पे निकल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो भी, कि अगर किसी को ज़रूरत है हमारी, रुक के एक बार अगर हम पूछ सकते हैं बेटा या बहन जी आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है, तो ये इतना जेस्चर भी ना उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इतना पूछने में हमारा शायद 10 सेकंड जाए, लेकिन उसे वो चीज़ याद रह जाएगी कि आज ये भाई या ये बहन हमें मिली थी जिन्होंने मेरी मदद के लिए मुझे पूछा। तो बस ऐसे ही पॉजिटिव सोचते रहिए और अपनी पर्सनैलिटी को बनाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर। मेरे गेस्ट जो यहाँ पे आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप आज अपना इतना कीमती वक्त निकाल करके हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी
89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।